नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आपको नमस्कार करता हूं और आज फिर से मैं हाजिर हूं आपके समक्ष एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे को लेकर के जिस मुद्दों ने पूरे सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट लोग हैं, जो अभ्यर्थी लोग हैं, उनको भ्रम की दुनिया में भटका रखा है। या यूं कहें कि उनके समक्ष एक ऐसे यक्ष प्रश्न को सामने खड़ा कर रखा है जिस यक्ष प्रश्न के समक्ष बहुत सारे लोग रोजाना के स्तर पे गिरते और संभलते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे के ऊपर जिसमें ये प्रश्न है कि क्या सचमुच में आईएएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आसान है या मुश्किल। तो इस आसान और मुश्किल के बीच जो कड़ी है, उस कड़ी को तार्किकता और फैक्ट के आधार पे, लॉजिक और फैक्ट के आधार पे मिथ को तोड़ते हुए, एक दूसरे का आकलन करते हुए उन तमाम गहराइयों को जानने समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से लोगों ने इसका ये हवा बना रखा है कि आईएएस की परीक्षा बहुत मुश्किल परीक्षा है। तो हम उन बिंदुओं पे जरूर जाकर के इस प्रक्रिया को, इस पद्धति को जानने की कोशिश करेंगे जिसके माध्यम से ये हमें हमारे समक्ष सफलता और असफलता के तकाजे में जाकर के स्पष्ट रूप से दिखेगी। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या ये परीक्षा मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत व्यापक है। तो क्या ये परीक्षा इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसके सिलेबस में बहुत विविधता है, बहुत अलग अलग प्रकार के, बहुत डाइवर्स इसकी परिधि है। या फिर यूं कहें कि इस परीक्षा का जो त्रिस्तरीय प्रणाली है, जिस प्रणाली के गुजरे बिना, जिस प्रणाली के मध्य से गुजरे बिना इसकी सफलता नहीं मिल सकती है, तो क्या ये पद्धति, ये प्रणाली जिसमें पीटी का एग्जाम, जिसमें मेंस का परीक्षा और फिर उसके बाद इंटरव्यू का परीक्षा एक बहुत महत्वपूर्णता के साथ हमारे समक्ष आता है, ये हमारे लिए मुश्किल का सबब है। या फिर ये कहें कि इसकी पूरी तैयारी में जो साल भर का एक लंबा वक्त मिलता है, वो वक्त इसको मुश्किल बनाता है। तो इन सारे प्रश्नों को, इन सारे हमारे समक्ष जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, इन सारी परिस्थितियों और प्रश्नों को हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे आज की इस परिचर्चा के बीच। ये आईएएस का एग्जाम इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि भारतवर्ष में जितने बड़ी तादाद में इस एग्जाम में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या होती है, उस तादाद में सफल होने वाले वैसे अभ्यर्थियों की संख्या नहीं होती है। तकरीबन 0.1% के आसपास जो लोग इसमें सफल होते हैं, उन लोगों को देख करके जो बाकी के 99.9% के लोग हैं, वो लोग विचलित हो जाते हैं, वो लोग परेशान हो जाते हैं, वो इसे मुश्किल बनाती है। तो क्या वो पद्धति है, क्या वो प्रक्रिया है, क्या वो चीजें हैं, उनको हम लोग आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस मिथ को तर्क के आधार पे, फैक्ट के आधार पे तोड़ने की कोशिश करते हैं और ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि क्या सचमुच में ये परीक्षा बहुत मुश्किल परीक्षा है। क्या वो जो 0.1% लोग हैं जो इसमें सफल हो रहे हैं, वो अपने आप सफल हो जा रहे हैं या उनकी कुछ योजनाएं हैं जिसके आधार पे वो अपने आप को सफलता की परिधि में देख पा रहे हैं। तो आइए इन सब समस्याओं को, इन सारे प्रश्नों को, इन सारे यक्ष प्रश्नों को एक एक करके आज के वार्तालाप में, आज के इस संदर्भ में सबसे पहले हम लोग उन मुद्दों को देखते हैं, उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो हमारे समक्ष सबसे ज़्यादा आता है। वो ये है कि ग्रेजुएशन या फिर यूं कहें कि 12वीं के बाद भारतवर्ष में जो उपलब्ध परीक्षाओं की श्रेणी है, उस परीक्षाओं की श्रेणी में कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जो मुश्किल और मुश्किल के आसपास हमें नजर आती है। तो हम ये देखते हैं कि एक आईआईटी का परीक्षा, GIIT की परीक्षा होती है जो 12वीं के बाद होती है और उसका भी जो सफलता का आखिरी ग्राफ होता है, जो नंबर होता है, वो नंबर भी बहुत डिजिट में होता है। तकरीबन 1 लाख 2 लाख के आसपास उसमें लोग अपेयर होते हैं एग्जामिनेशन में,
तकरीबन 38,000 40,000 के आसपास लोगों को रैंकिंग के आधार पे किसी बेटर स्कूल्स में, किसी बेटर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन और दाखिला मिलता है। लेकिन ये परीक्षा भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा और बहुत बहुत ही कठिन परीक्षा मानी जाती है। और इस परीक्षा के बाद जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं भारतवर्ष के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, बढ़िया आईटी के कॉलेजेस में एडमिशन होता है। और एडमिशन होकर के जब वहाँ से वो निकलते हैं तो एक ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ से अपने ज़िंदगी की नई ऊंचाई और उड़ान को भरने लगते हैं। लेकिन ये एग्ज़ाम भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बहुत कठिन दौर से गुजरता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैट का भी एक एग्ज़ाम होता है हमारे जो ग्रेजुएशन लेवल के आसपास होता है। उसमें भी 2 लाख के आसपास लोग होते हैं जो परीक्षा में बैठते हैं और तकरीबन 3 साढ़े 3 हज़ार के आसपास लोगों का फाइनल रिजल्ट निकल करके आता है। तो इसमें भी जो लोग शरीक हो रहे हैं एग्जाम में और जो लोग फाइनल पास करके जा रहे हैं उनके भी फाइनल प्रतिशत में बहुत का अंतर नहीं होता। वो भी तकरीबन 1.7 1.8 के आसपास फाइनल सक्सेस रेशियो होता है। इसके अलावा एक और एग्जाम है हमारे देश में जो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है और वो भी बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता है। उसे हम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के तहत देखते हैं। साल भर में तकरीबन 700 लोगों का फाइनल चयन किया जाता है। इसे भी संघ लोक सेवा आयोग चयनित करती है ऐसे अभ्यर्थियों को। और इसमें साल भर में 2 बार इसका परीक्षा ली जाती है और इस 2 बार में तकरीबन 10 लाख के आसपास अभ्यर्थी लोग इस परीक्षा में शामिल होते हैं। और इसका भी प्रतिशत अगर 10 लाख के अनुसार देखें और 700 फाइनल रिजल्ट देखें तो इसका भी प्रतिशत तकरीबन 0.07 के आसपास ही बन पा रहा, ऐसा बैठता है। और अगर आईएएस के एग्जाम की बात करें तो आईएएस के एग्जाम में भारतवर्ष में जो लेटेस्ट फिगर हमारे पास है उसमें तकरीबन 7 लाख लोगों का है। 7 लाख अभ्यर्थी लोगों ने भाग लिया इस एग्जामिनेशन में और 7 लाख लोगों में से तकरीबन 850 या 900 के आसपास फाइनल रिजल्ट निकल करके आता है। तो इसका भी जो फाइनल सक्सेस रेशियो होता है वो 0.1, 0.2, 0.1, 0.1 इस तरीके से ही निकल करके निर्धारित करके आता है। और ये जो नंबर है यही नंबर हमें बार बार डराता है, यही नंबर हमें बार बार ये कहता है कि ये एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है। कैसे हम 0.1% वाले लोगों को अपने समक्ष देख सकते हैं। लेकिन इसका एक व्यापक पैमाने पे अगर अध्ययन किया जाए और देखा जाए इन चारों एग्जामिनेशंस को लेकर के तो ये कह सकते हैं कि भारतवर्ष में जो भी इस प्रकार के एग्जाम हैं, जो भी इस प्रकार की परीक्षाएं हैं, उस परीक्षाओं में लाख के आसपास जो लोग हैं, लाख के आसपास ही लोगों के बीच में रियल कंपटीशन होता है। बाकी लोग इसमें बेशक शरीक होते हैं, बेशक सम्मिलित होते हैं, लेकिन जो रियल टफनेस है, जो रियल टारगेट है, जो रियल फाइट है वो 50,000 से 1 लाख लोगों के बीच का जो टॉप ब्रेन्स होते हैं उनके बीच का ये पूरा का पूरा मसला होता है। लेकिन हमें यहाँ इस चीज को देखने की आवश्यकता है कि क्या वो कौन से ऐसे तरीके हैं, वो कौन से ऐसा पद्धति है, ये कौन सा ऐसा गुण है जिसको अपना करके चाहे वो सीडीएस के एग्जाम में 700 लोग सफल हो रहे हैं या ये 850-700 जो भारतवर्ष के जो आईएएस यूपीएससी के द्वारा बन करके सफल हो रहे हैं, तो उनके स्ट्रैटेजी में इसकी सफलता के गुण छिपे हुए हैं। उनके स्ट्रैटेजी और उनके तरीके में मुश्किल और आसान का उत्तर छुपा हुआ है। तो हम उसको भी एक बार देख लेते हैं आज के इस चर्चा में। जो भ्रम हमारे समक्ष सबसे ज़्यादा होता है वो भ्रम होता है यूपीएससी के सिलेबस को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं इसकी वो अक्सर कहते हुए मिलता है, अरे कोई नहीं, ये सिलेबस ऐसा है, ऐसे हो जाएगा, इसके लिए ये पढ़ लेंगे, इसके लिए ये पढ़ लेंगे और बहुत आसान है, कोई खास नहीं है। लेकिन हमें अपने मस्तिष्क में इस भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है। हम मन में किसी भी प्रकार का भ्रम ना पालें। आईएएस का जो सिलेबस यूपीएससी बनाती है वो अथाह समंदर के समान है। हमें यहाँ स्मार्टनेस के साथ ये देखना है कि उस समंदर में हमें गोता लगाने की बहुत आवश्यकता नहीं है। हमें उन सब चीज़ों को चुनने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से हम
यूपीएससी द्वारा एलिमिनेशन राउंड से बचते चले जाए और फाइनली हम सक्सीड करें। तो यहां हमें क्या ध्यान रखना, हमें यह ध्यान रखना है कि जो सिलेबस है हमारा, वो सिलेबस भ्रम ना पाले। उस सिलेबस को लेकर के वो विस्तार और विस्तृत तो है, लेकिन हम उसको देख करके डरे नहीं। हम उसमें से चुनिंदा चीजों का चयन करें और चुनिंदा चीजों को पढ़ें। और उसका आधार क्या हो? उसका आधार ये हो कि जो पिछले वर्ष में जिस ट्रेंड के आधार पे क्वेश्चंस पूछे गए हो, उन क्वेश्चंस का भी ध्यान रखें। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण चीज है हमारे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का चयन। बहुत लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट उनको जीएस में बहुत मदद करेगा। लेकिन यहां सिर्फ जीएस में मदद करने के आधार के जगह पे अगर हम ये कहें कि उनमें उसकी रुचि कितनी है, कितना लगन के साथ उस सब्जेक्ट को वो जीना जानता है बंदा, तो वो व्यक्ति या वो अभ्यर्थी अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के चयन में अगर जीने की कला को जोड़ दे, उस सब्जेक्ट के साथ ऐसा एक रिश्ता कायम करे, उसे क्यूरियोसिटी बनी रहे और उस क्यूरियोसिटी के माध्यम से अपने ज्ञान को रोजाना के स्तर पे वो विकसित करने की कोशिश करे। तो जब रुचि के साथ किसी चीज को पढ़ा जाता है तो पैशन बन जाता है। तो हमें इस परीक्षा के द्वारा मिलने वाली नौकरी को अपने पैशन में शामिल करना पड़ेगा। अगर वो हमारे लिए पैशन के समान है, वो हमारे लिए एक पैशन है, तो ये मुश्किल नहीं है, ये आसान है। तो हम कैसे पैशन बनाएं, उन किन बिंदुओं पे सोचने की तरीकों को हमेशा अपने मन में जीवित रखें जो हमारे मन में इसके लिए पैशन बनाए रखता है। नेपोलियन बोनापार्ट एक बात कहता है। नेपोलियन बोनापार्ट कहता है, मैं बहुत गरीब परिवार में पैदा लिया और हमारे परिवार की पारिवारिक पीड़ा निरंतर हमें यह प्रेरित करती थी कि बेटा, इस परिस्थिति से निकल के तुम्हें बहुत ऊंचे मुकाम को हासिल करना है। और अगर हम उस पीड़ा को नहीं देखोगे, अपने पारिवारिक पीड़ा को नहीं देखोगे, तो वो तुम्हें प्रेरित नहीं करेगी उस तरीके से। तो चाहे वो सिपाही के रोल में हो, चाहे वो कमांडर के रोल में हो, चाहे वो राष्ट्रपति के रोल में हो, हर वक्त अपने परिवार की व्यक्तिगत पीड़ा को वो अपना प्रेरणा बनाता रहा और आगे बढ़ता रहा, उसको अपना पैशन बनाए रखा। तो हमें इस प्रकार की चीजों को जो हमें पैशन के स्तर पे इस परीक्षा के साथ जोड़ सके, उन सब चीजों का अपने आप में हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे देश में 18वीं शताब्दी में आर्य समाज की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे, उन्होंने ये कहा कि बैक टू द बेसिक, बैक टू द वेदास। टू द वेदा कहने के पीछे जो शक्ति थी, वो शक्ति ये थी कि हम अपने बेसिक्स को भी भूल गए थे। जो वैदिक धर्म, वैदिक पद्धति, वैदिक समानता, वैदिक जीवन में स्त्रियों की स्थिति, उन सब चीजों से हम विमुख होते चले गए और हमने अपने वैदिक काल से लेके आधुनिक काल तक के बीच का जो समय था, उस समय में बहुत बार ब्लैक एज, डार्क एज को देखा था। तो उन्होंने कहा कि किस प्रकार से हमें अपने बेसिक्स पे लौटने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से जब हम आईएएस की तैयारी करते हैं तो हमें बैक टू द बेसिक जाने की जरूरत है। हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, हम बहुत बार पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं, बहुत बार इंजीनियरिंग करके इस परीक्षा की तैयारी में आते हैं, बहुत बार एमबीए किए हुए लोग आते हैं, बहुत बार शोधार्थी और पीएचडी किए हुए लोग आते हैं, लेकिन वो अपने बेसिक्स को दूर कर जाते हैं। तो हमें इस परीक्षा की तैयारी में जो बेसिक्स है, जो हमें एनसीईआरटी की किताबें सिखाती है, 6वीं से लेकर 12वीं तक की जो किताब है, वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी देती है। उसको कभी इग्नोर ना करें। अगर हम उन चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे तो हमारे समक्ष वो सारी चीजें क्लियरिटी के साथ आएगी। और आप यकीन जानिए, आप ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, पीएचडी करके जब बेसिक चीजों को पढ़ते हैं तो आपकी क्लियरिटी बहुत स्पष्ट होती है। और पिछले बार पढ़ाई के दौरान जिन चीजों को आपने समझा था,
उससे बेहतर समझ आपके समक्ष उपस्थित करती है। तो आप बैक टू द बेसिक्स के ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, और बैक टू द बेसिक्स जब जाएंगे तो ही कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लेकर के हमारे समक्ष आएगा। और जब कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आएगी तो आंसर राइटिंग में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मदद करेगी, और हम डरेंगे नहीं। हम हर तरीके के प्रश्नों को बुनियादी रूप से सुलझाने के लिए सक्षम बनते चले जाएंगे। लेकिन इन चीजों को हम गौर नहीं करते हैं अपनी तैयारी के दौरान, क्योंकि हम बार बार रिवीजन नहीं करते हैं। हमें रिवीजन भी करने की बहुत आवश्यकता है। जैसे हम अपने सिलेबस का रिवीजन करें, जैसे पिछले साल पूछे गए प्रश्नों की जो श्रेणी है, श्रृंखला है, उन प्रश्नों को रिवीजन करें और रिवीजन के स्तर पे लेकर के जाएं, तो हम देखते हैं कि धीरे 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 जो मुश्किल लगने वाला चीज है वो आसान प्रतीत होता दिखेगा। नोट्स बनाते चले साथ साथ। जितना नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाना क्यों आवश्यक है इस प्रकार के परीक्षा में, या कहीं भी आप जा रहे हो, हम लोग अपने अनुभव से अगर बात करें तो हम लोग किसी बड़े सेमिनार में या बड़े ऐसे जगह पे जहाँ पे भारत सरकार की किसी योजना के बारे में बात हो रही है, बहुत सारे डिग्निटरीज आए हैं, तो जो कुछ बोलना है वो कॉन्सेप्ट में चीजें तो आती है, लेकिन उसके लिए नोट्स बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं। तो नोट्स बनाना अपने आप में उस प्रक्रिया में शामिल होना है जब उसका माइंड, बॉडी, सोल तीनों आपके लिए काम करते हैं। और जब माइंड, बॉडी, सोल तीनों बैलेंस स्टेज में रहेंगे तो आप ये जानिए कि उसका जो सफलता है, उसका जो परिणाम है, वो 100% एक्यूरेसी लेकर के आता है। हमें नोट्स बनाने की जो पद्धति है, जो कला है, वो हमेशा अपने साथ जारी रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ हमें बार बार उन प्रश्नों को लिखने की भी जरूरत है। बार बार अपने आप से टेस्ट देने की जरूरत है। टेस्ट का आधार क्या रखें? टेस्ट का आधार रखें पिछले वर्ष आने वाले प्रश्न पत्र की जो पद्धति है, वो किस तरीके के ट्रेंड अब लेकर के यूपीएससी आ रही है, उन सब चीजों को, और अपने द्वारा बनाए गए स्मार्ट प्लानिंग को रिविजिट करने की भी जरूरत है। हम एक बार आज से 3 महीने पहले एक प्लान बनाए, उस प्लान को बस चलाए जा रहे हैं, इससे सफलता नहीं मिलेगी। हमें सफलता के लिए आवश्यक है कि हम अपने द्वारा निर्धारित अपने प्लान को 2 दिन पे, हफ्ते दिन पे चेक करें, रिविजिट करें, और रिविजिट करने के बाद जहां भी हो सकता है अपने से प्रबुद्ध जन, अपने से ज्यादा ज्ञान वाले व्यक्ति, जिनके पास थोड़ा बहुत अनुभव कहीं से है, उनके समक्ष जाएं, उनसे अपने अभी तक किए गए प्रयासों को करेक्ट कराने की भी कोशिश करें, क्योंकि करेक्शन बहुत जरूरी है जीवन में। रोज हम अपने आप को चेक करके देखते हैं ना कि आज सुबह से शाम तक क्या कुछ हमने अच्छा किया है। जब अपने प्लान प्रोग्राम के अनुसार आप पूरे दिन में कुछ भी जीते हैं तो शाम का समय आपको खुशियों का एहसास लेके आता है। वो आपको ये कहता है कि आज मन बहुत प्रफुल्लित है, क्योंकि हमने आज जैसा प्लान किया था उसी तरीके से हमने एग्जीक्यूट किया चीजों को। तो ये बड़ा महत्व का चीज है। तो आइए इस मुश्किल से दिखने वाली परीक्षा को आसान बना करके हम भी सफल हों, हम भी वो 0.1% के क्लब में शामिल हो, जिसमें हमारी समृद्ध योजना, संकल्प और परिश्रम के बल पे सफलता हमारे भी कदम चूमे। ये बहुत मुश्किल नहीं है। जिस तर्ज पे, जिस तरीके से हम लोग ये बात कर रहे हैं, अगर उसको हम लोगों ने अपने जीवन में उतार दिया तो ये बहुत मुश्किल समर नहीं है। इस समर में हम सफल हो जाएंगे। इस आग्रह के साथ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दशकों में अर्जित हमारे अनुभव, ज्ञान और चयन के तरीकों को मिनटों में जो आप तक पहुंचा रही है, उसके प्रति आप थोड़ी सी श्रद्धा और थोड़ा सा उस परिश्रम के प्रति अपना आभार व्यक्त करें, और इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो में हम लोग कुछ और आपके करीब के प्रश्नों को, जो प्रश्न आपको अक्सर विचलित करते हैं, अपने अनुभव के द्वारा
समाधान के रास्ते तक ले जाने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारी वीडियो में अभी तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। जय हिंद।